हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। इट्स अवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन ऑफ द 45 डेज इन द कंटिन्यू इन द प्रोसेस। स्टार्टिंग के 15 डेज के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिनिश कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, सारे लेक्चर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज डे 17 एंड लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अब पैरेलल रिवीजन चल रहा है और हमने एक साथ दो चैप्टर पिक किए हुए हैं। एक तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री प्लस रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, हाउ टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने KMnO4 और K2Cr2O7 डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर आपको पता होगा दोस्तों KMnO4 की और K2Cr2O7 की आयनिक इक्वेशन काफी बच्चों को प्रॉब्लम में डाल देती है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में जाकर देखना KMnO4 के ऊपर प्रॉब्लम्स भी ली हैं। कैसी प्रॉब्लम्स जेईई मेंस और नीट पूछता है KMnO4 और K2Cr2O7 की आयनिक इक्वेशन पर। उसके साथ साथ हाउ टू बैलेंस द आयनिक इक्वेशन इन वेरी शॉर्ट वे, इजी ट्रिक। तो आप एनडीए सर की ट्रिक जरूर देखिए पिछले लेक्चर्स में जाकर कि KMnO4 और K2Cr2O7 की आयनिक इक्वेशन को कम से कम समय में कैसे सोल्व किया जाए और कैसे उनको बैलेंस किया जाए। ठीक है, सो आप स्टार्ट करते हैं। हम जैसे इस लेक्चर में हम छोटा सा डिस्कशन ये करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट इन ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मान लो कोई आपके सामने ऐसी इक्वेशन का सामना हो जाए जिसमें से सिंगल एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज वेरी स्पेशल रिएक्शन। उस रिएक्शन में आपसे पूछ लिया जाए कोई रिएक्टेंट साइड में कोई एलिमेंट है, उसका इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछ लिया, तो हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट इन ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी एनडीए सर की ट्रिक के अकॉर्डिंग काम करेगा, देखना भी वेरी ब्यूटीफुल। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें देखो सबसे पहले प्रॉब्लम मैं लेता हूं। मैं पहले वो प्रॉब्लम ले रहा हूं जिसमें आपको पता चले कि सिंपल इक्वेशन के अंदर, रेडॉक्स इक्वेशन के साथ साथ सिंपल इक्वेशन जो डिसप्रोपोर्शनेशन ना हो, उसमें इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ये चेक करते हैं, फिर हम आएंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पे। देखो MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। इस रिएक्शन में Mn2 पॉजिटिव बन रहा है। देखो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इस रिएक्शन में +7 है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +7। और मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है। ठीक है, और आयरन +2 से +3 में जा रहा है। तो यहां पर KMnO4 इट इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। तो अब यहां पर पहले तो क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस। जैसे यहां पर मैं x डाल देता हूं, ये x है, यहां पर ये y है और यहां पर ये z है। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको बतानी है। x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है एंड आल्सो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट ही बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट तो बड़ा आसान है, चाहे इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए चाहे मत कीजिए। सिंपल सा कांसेप्ट मैंने आपको बताया था। एक रूल याद रखना जो मैंने सर ने बताया था, बैन 153 B फॉर बेसिक, A फॉर एसिडिक, N फॉर न्यूट्रल। बेसिक मीडियम में N फैक्टर KMnO4 का 1 होता है, एसिडिक मीडियम में 5 होता है और न्यूट्रल मीडियम में 3 होता है। और आपको पता है इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट KMnO4 का गिवन होगा वो 158 होता है। N फैक्टर एसिडिक मीडियम में देखो कितना होता है, 5 होता है डेफिनेटली। तो यहाँ पर आंसर कम्स आउट टू बी 31.6 ग्राम। कितना आएगा? 31.6 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट तो आप निकाल चुके हो, बड़ा इजी है। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती, बेसिक मीडियम में होती तो 158 ही आता। अगर न्यूट्रल मीडियम में होती, अगर न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन होती तो 158 डिवाइड बाय 3 कर देते। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। और इसमें यहाँ पर एक फंडामेंटल और काम करता है। इस रिएक्शन में KMnO4 में मैग्नीज देखो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां पर जा रहा है, +2 में। तो यहां से N फैक्टर वैसे ही पता चल गया। मैग्नीज +7 को छोड़कर +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 5 इलेक्ट्रॉन का। मतलब मैग्नीज ने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किए हैं, गेन किए हैं। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। चलिए अब निकालते हैं x माइनस वाई प्लस जेड की। अब यहाँ पर ट्रिक लगेगी एनडीए सर की, जो कल सर ने सिखाई थी कि KMnO4 और K2Cr2O7 की आयनिक इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, 1 मिनट में सोल्व हो जाएगी इक्वेशन। देखो क्या सिखाया था कि KMnO4 में से MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव क्या इक्वेशन बनेगी, मैग्नीज जाता है +2 के अंदर,
ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो मैंने क्या बताया था 4H2O लगा दीजिए, हो गया। ये बैलेंसिंग का तरीका है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 8H पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना का चेंज आता है 5 का, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब फेरस उठा लीजिए, फेरस से किस में कन्वर्ट होता है फेरिक में, ठीक है। तो आयरन +2 से आयरन +3 में जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर देंगे बैलेंस करने के लिए। अब इधर देखो रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन 5 है दोस्तों, इधर कितने हैं इलेक्ट्रॉन 1, तो इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा MnO4 नेगेटिव प्लस यहाँ पर कितना आएगा 5Fe2 पॉजिटिव, 5 से मल्टीप्लाई है ना, और इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, आगे कितना आएगा 8H पॉजिटिव, और इधर कितना आएगा Mn+2 और Fe+3 कितने आएंगे 3 और प्लस 4H2O। ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये रहा x, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 1, y चाहिए, y किसके विद रिस्पेक्ट टू था, हाँ H पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू 5 है, और यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है 8 है, z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 8 है, तो 1 5 8। यहाँ पर हमारे पास तीनों फार्मूले मिल गए, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, कोएफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था x - y + z की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू 1 - 5 + 8 कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी 4। तो आंसर इसका 4 है, और इक्विवेलेंट वेट हम पहले निकाल चुके थे। देखो देखो कितना जल्दी क्वेश्चन हो ट्रैक हो गया। अगर आपको मेन इक्वेशन याद है कि MnO4 नेगेटिव Mn+2 में जाता है एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक है, क्या करना है 4 ऑक्सीजन है, बैलेंस करने के लिए 4H2 ऐड कर दीजिए। जिन्होंने मेरा आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करने का शॉर्ट ट्रिक फंडा नहीं देखा है कि MnO4 की इक्वेशंस को बैलेंस करने का, वो देख लीजिए पिछले लेक्चर्स में जाकर, ठीक है, तो फिर जल्दी हो जाएंगे। और मैंने वहां पर लिस्ट बना रखी है 8 और 8 16 रिएजेंट्स के अंदर, तो 16 रिएक्शंस है 8 के MnO4 की और 8 K2Cr2O7 की। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट वेट इन द सिंपल रिएक्शन। अब डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो आपके सामने क्वेश्चन लेकर आता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2 एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो आपको पहले समझा दूं कि हाउ कैन यू प्रिडिक्ट कि वेदर द रिएक्शन इज ए सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन जो वर्ड आया है वो एक स्पेशल मीनिंग है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है इफ इन ए रेडॉक्स रिएक्शन ए सिंगल एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड दैट सेम एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन आल्सो। देखिए अब यहां पर इस रिएक्शन में अगर मैं यहां पर लिख लूं इस रिएक्शन को Br2 प्लस OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में हो रही है, तो यहां पर प्रोडक्ट बने Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर देखो इस रिएक्शन में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहां पर इधर Br2 की 0, यहां पर Br कितना है -1, तो ब्रोमीन देखिए पहले 0 से -1 स्टेट में जा रहा है, और 0 से -1 स्टेट में जा रहा है, तो ये क्या है रिडक्शन है, ठीक है। अब यहां पर देखिए BrO3 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ब्रोमीन की, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इट कम्स आउट टू बी +5, चाहे निकाल के देख लीजिए। देखिए जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसका x मान लीजिए, x 3 ऑक्सीजन की -6 और ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है -1, तो कितना आएगा -1 + 6 कितना आ गया +5 आ गया, तो इट कम्स आउट टू बी +5। तो अब यहां पर देखिए ब्रोमीन 0 से -1 में जा रहा है तब तो रिडक्शन है, और ब्रोमीन 0 से +5 में जा रहा है, ये क्या है ऑक्सीडेशन है। सो इफ ए सिंगल एलिमेंट अंडरगो सेल्फ रिडक्शन एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन, अगर सिंगल एलिमेंट अगर रिएक्टेंट साइड में एक ही एलिमेंट हो और प्रोडक्ट साइड में वही एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन को पहचानने का तरीका है। भाई रिएक्टेंट साइड में तो ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की एक ही हो, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में उसी एलिमेंट की दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, एक उससे कम एक उससे ज्यादा। अगर उससे 0 से कम है तब तो रिडक्शन हो गया, और 0 से ज्यादा है तब ऑक्सीडेशन हो गया। सो इफ इन ए रेडॉक्स रिएक्शन इफ ए सिंगल एलिमेंट अंडरगो सेल्फ रिडक्शन एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड सिंपली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। फंडामेंटल समझ में आ गया। चलिए अब मैं सिखाता हूं सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक कि अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आ गई तो हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए देखिए आपको सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक फंडा सिखा देता हूं। देखो अगर नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी।
एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, यहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक वेट गिवन है 80 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, 80 इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। तो आप पता है क्या करो, इस रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। देखो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको सीधा दिखाता हूं, तो डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, इक्विवेलेंट वेट ड्यूरिंग दिस डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये फार्मूला लिख लीजिए, 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है डिसप्रपोर्शनेशन के दौरान तो आपको फार्मूला है इक्विवेलेंट वेट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन स्टेप प्लस इक्विवेलेंट वेट ड्यूरिंग रिडक्शन स्टेप। लिख लीजिए, कभी गलती नहीं होगी भाई। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट का सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन, तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडेशन स्टेप के दौरान जो इक्विवेलेंट वेट आया है उसमें इक्विवेलेंट वेट ऐड कर दो जो रिडक्शन स्टेप के दौरान आया है। भाई एक एलिमेंट पहले रिडक्शन कर रहा है, एक ऑक्सीडेशन कर रहा है, भाई एलिमेंट, तो ऑक्सीडेशन स्टेप के दौरान क्या इक्विवेलेंट वेट है और रिडक्शन स्टेप के दौरान क्या इक्विवेलेंट वेट है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मेरे को मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट पूरे ओवरऑल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कितना है, ठीक है। चलो इस रिएक्शन में देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। समझ में आ गई मेरी बात? तो देखो फार्मूला लगाते हैं, इक्वेशन को सिंपली दो पार्ट्स में सोच के देख लो। देखो अगर इस रिएक्शन के अंदर Br2 से BrO3 नेगेटिव में जाए, ये तो ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और अगर Br2 से Br नेगेटिव में जाए ये रिडक्शन वाला स्टेप है, ठीक है। ऐसे अपने माइंड में जूम कर लेना है। जब अभी तो मैं समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप रिएक्शन को देखते आंसर पता लगा लोगे। देखो शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे काम करेगी। देखो एक ब्यूटीफुल फंडामेंटल ये जरूर याद रखना कि दोनों हाफ रिएक्शन के अंदर जब रिएक्शन को दोनों को हाफ करते हैं ना, बच्चे गलती क्या कर देते हैं मैं आपको सिखाता हूं। देखो यहाँ पर ब्रोमीन कितने हैं, 2, इधर कहेंगे सर बच्चे एक और एक थर 2 ब्रोमीन बैलेंस है रिएक्शन, लेकिन बैलेंसिंग आपको इंडिविजुअल रिएक्शन करनी है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग, तभी एन फैक्टर की वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिलेगी, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर Br2 कितना है, 2, यहाँ पर ब्रोमीन कितना है, 1, तो यहाँ पर 2BrO3 नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। इधर Br2 कितना है, 2, इधर Br कितना है, 1, यहाँ पे 2Br नेगेटिव करना पड़ेगा। ये स्टेप तो आप करके चलिए। इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। चलो अब देखो ब्रोमीन यहाँ पर कितना था, 0, और BrO3 में कितना था, +5, याद आ गया। BrO3 में कितना था, +5, लेकिन वो तो एक Br+3 के था। अब यहाँ पर ब्रोमीन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर +10 हो गया, तो यहाँ पे लिख दूं मैं एन फैक्टर कितना है, 10 नहीं हो गया, अरे बोलिए एन फैक्टर 10 हो गया ना। देखो भाई यहाँ पे ब्रोमीन को ऑक्सीडेशन स्टेट 0, Br2 मॉलिक्यूल है न्यूट्रल, और यहाँ पर एक ब्रोमीन पे चार्ज +5, 2 पे कितना है, +10, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, +10, क्योंकि एक ब्रोमीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +5, 2 के ऊपर कितना आएगा, 10, इसका मतलब यहाँ पर एन फैक्टर कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए अब आज यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 0, एक ब्रोमीन पे -1, 2 ब्रोमीन पे कितना आएगा, -2, तो यहाँ पर मेरे भाई एन फैक्टर कितना है, 2। मिल गया आंसर। चलिए अब कर दीजिए इक्विवेलेंट वेट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन स्टेप, कर दूं। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडेशन स्टेप के दौरान क्या आएगा, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है, 10। आगे समझ में, तो ऑक्सीडेशन स्टेप के दौरान एटॉमिक वेट तो वो सेम ही रहेगा ना, और एन फैक्टर 10 है, प्लस इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर रिडक्शन स्टेप में कितना है, 2 है। कर दीजिए आंसर आ गया। एलसीएम कम्स आउट टू बी 10 एलसीएम आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, ए, ये कितना आएगा बोलिए जल्दी, ये जल्दी बोलिए कितना आएगा, 5a, कितना आ गया, 6a/10, 6a/10। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, 80 डिवाइड बाई 10, इट कम्स आउट टू बी 48 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे इस रिएक्शन में ब्रोमीन का 48 ग्राम है। देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था और कितने जल्दी मैंने कैचअप किया उसको, ठीक है। आपको करना क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन मिलेगी, 2 पार्ट्स में सोच लेना। एक बार इस रिएक्शन को अलग से बैलेंस करना है। ब्रोमीन 0 से अगर 2 Br सोच ले तो -2 में जा रहा है, तो n की वैल्यू 2 फैक्टर रिडक्शन में 2 है,
और यहाँ 0 से 1 पे +5 तो 2 पे कितना आएगा -5। इंडिविजुअल रिएक्शन को तोड़ के देख लेना जल्दी से रफ कॉपी में 2 इंडिविजुअल रिएक्शन को तोड़ के देख लेना और जल्दी से फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। n फैक्टर इक्विवेलेंट वेट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन स्टेप A/10 प्लस इक्विवेलेंट वेट ड्यूरिंग रिडक्शन स्टेप A/2, दोनों को ऐड कर दिया 6A/10, एक वैल्यू दे रखी थी, इट कम्स आउट टू 48 ग्राम। अगर आपको फंडामेंटल बिल्कुल मेरा शॉर्ट ट्रिक समझ में आया हो देन हिट द लाइक बटन और आप ऐसे इस्तेमाल करके देख लीजिए, आपका कोई भी रिएक्शन फेल नहीं होंगे। ठीक है, और अप्लाई करके दिखाता हूं, देखिए। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको, मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दिया मैंने सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी और डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन के अंदर भी। अब देखिए ये दोनों की दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है और एनसीईआरटी का मतलब सीधा जेईई मेन का टारगेट है और सीधा का सीधा, क्योंकि नेशनल टेस्ट एजेंसी आजकल एग्जाम कंडक्ट करती है एंड नीट का भी और जेईई मेंस का भी, और उनका सीधा सा टारगेट होता है कि वो सीधा के सीधा एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं और एनसीईआरटी में दोनों रिएक्शन मेंशन है और इनके अंदर अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया। अब यहाँ पर एक तीर से सीधा दो शिकार करूंगा, मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा यहाँ पर कि अगर क्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, और क्लोरीन की रिएक्शन हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हो तो रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो दोनों रिएक्शन ध्यान रखेंगे। पहले आपको रिएक्शन समझाता हूं, जैसे क्लोरीन गैस की रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ हो, ठीक है, तब तो प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान रखना, एक तो NaCl प्लस NaCl, ठीक है, आपको दो चीज याद रखनी है मेन तो। और अगर सेम यही रिएक्शन क्लोरीन की रिएक्शन हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हो तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक NaCl प्लस NaClO3, ठीक है। नीचे वाली रिएक्शन अभी जो करवाया था ब्रोमीन वाली रिएक्शन बिल्कुल हूबहू है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को मैं आयनिक इक्वेशन की फॉर्म में लूं तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इन दोनों इक्वेशन को अगर आयनिक फॉर्म में अगर हम ले ले, कौन सी फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, तो मुझे क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट बताना है दोनों रिएक्शन में, इन दोनों रिएक्शन में क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट। पहले आपको काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, देखो आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, Cl2 NaOH में से बेस रिएक्शन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, OH नेगेटिव, और NaOH में भी क्या पार्टिसिपेट करेगा, OH नेगेटिव, ठीक है। अब यही रिएक्शन थी ना Br2 प्लस OH नेगेटिव, वहां पर क्या बना था Br नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या बनेगा Cl नेगेटिव NaCl का, और NaClO3 में से क्या बनेगा Na पॉजिटिव और क्या बनेगा ClO3 नेगेटिव। तो मेरे भाई याद रखो सेम वही रिएक्शन है, ये देखो Cl2 प्लस हॉट कंसंट्रेटेड NaOH, उसमें क्या था Br2 था, बस Cl2 आ गया, वहां पर Br नेगेटिव था और BrO3 नेगेटिव था, तो यहाँ पर Cl नेगेटिव और ClO3 नेगेटिव है मेरे भाई, बिल्कुल वही है। तो इसको करने की जरूरत है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर क्लोरीन की रिएक्शन हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हो तो एक तो बनता है क्लोराइड आयन, एक तो बनता है क्लोराइड आयन और एक बनता है क्लोरेट, इसको क्या बोलते हैं क्लोरेट आयन ClO3 नेगेटिव, ठीक है, क्लोरेट आयन बनता है। और इसी प्रकार अगर Cl2 की रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ हो तो एक तो बनता है क्लोराइड आयन, क्या बनता है क्लोराइड, और एक होता है ClO नेगेटिव, ClO नेगेटिव को बोलते हैं हाइपोक्लोराइड, लिख लो हाइपोक्लोराइड आयन कहते हैं इसको। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। नीचे वाले का तो फार्मूला वही रहेगा, करने की जरूरत है कुछ भी जरूरत नहीं है भाई, सब कुछ वही तो है। तो फार्मूले में इक्विवेलेंट वेट कैसे आया था, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन स्टेप A/10, रिडक्शन स्टेप में कितना आया था A/2, और इट कम्स आउट टू बी ओवरऑल कितना आया था 6A/10, ये आया था ना पिछले रिएक्शन में। तो 6A A की वैल्यू, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5, बटे में कितना कर देंगे 10 कर देंगे, आंसर आ गया। क्लियर है, 35.5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है मेरे भाई, जल्दी बोलो 210, हाँ 210 होता है, 213 को 10 से करोगे 21.3 आ गया, 21.3 आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, अगर जल्दी से करोगे। ये तो हो गई, अब ऊपर वाली में और देख लो, ऊपर वाली में कुछ भी नहीं है, फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख लो और दोनों पार्ट्स में करके आंसर आ जाएगा। नीचे वाली तो हो गई, सेम टू सेम वही रिएक्शन है जो उसमें थी। तो आपको फंडामेंटल याद रखना है, अगर कोल्ड डाइल्यूट हो या हॉट कंसंट्रेटेड हो। अब इस रिएक्शन में पूछ लिया क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट, तो देखो दो इक्वेशन बना लो जल्दी से। Cl2 एक तो जा रहा है Cl नेगेटिव में, एक Cl2 जा रहा है ClO नेगेटिव में, ठीक है। पहले बैलेंस Cl2 यहाँ भी है, 2Cl नेगेटिव हो गया, सीधा लिख दूं n फैक्टर कितना है 2, लेकिन यहाँ पर 0 से -1 जा रहा है, ये रिडक्शन वाला स्टेप है। कौन सा है, रिडक्शन के दौरान
और यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पे कितना कर देंगे 2Cl नेगेटिव। पहले क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट, क्लोरीन का क्या निकालो यहाँ पर, क्लोरीन का निकालो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का मान लिया x, ऑक्सीजन पे -2 और उधर ओवरऑल चार्ज कितना है -1। बोलिए ओवरऑल चार्ज कितना है -1, तो कितना आ गया क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गई, यहाँ पर कितनी आ गई +1। अब एक पे +1 है तो दो पे कितनी आएगी +2 और यहाँ पर कितनी है 0, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना है 2 आ गया। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऊपर वाले में एन फैक्टर 2 है, नीचे वाले में एन फैक्टर 2 ही है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, एक पे -1 दो पे -2, तो एन फैक्टर 2 लेना है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक पे +1 दो पे हाइपोक्लोराइड आयन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती, ध्यान रखना। तो दो पे कितना आएगा +2, यहाँ भी एन फैक्टर कितना है 2। तो सिंपल सा फार्मूला आ गया। इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल रिएक्शन में कितना आएगा, इक्विवेलेंट वेट हो गया E4 ओवरऑल, तो इक्विवेलेंट वेट A/2 प्लस A/2, दोनों में सेम ही है क्योंकि एन फैक्टर, A/2 करेंगे कितना आएगा A ही आ गया, कितना आ गया भाई A आ जाएगा ना, A/2 पे A/2, और A कितना आंसर है, जो क्लोरीन इक्विवेलेंट वेट है वही एटॉमिक वेट है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल रिएक्शन का है वो क्लोरीन का एटॉमिक वेट के बराबर ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों में फैक्टर क्या है इक्वल है मेरे भाई। 2A/2 कितना आएगा 2A/2 A ही होता है, और A की वैल्यू क्या है 35.5 ग्राम। तो दिस कम्स आउट टू वेरी इंटरेस्टिंग। अब बताइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं आपको देखो दो बातें एक साथ क्लियर करा रहा हूँ। फी ब्लॉक की मैंने दो रिएक्शन भी कवर कर दी और इक्विवेलेंट वेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दिया, समझ में आया। अब एक रिएक्शन बहुत ही आन बान और शान है जो आपने याद कर रखी होगी कि H3PO3, याद है, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड। और फास्फोरस एसिड को जब हीट करते हैं तो हीटिंग करते ही ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है H3PO4 और एक बहुत ही ब्यूटीफुल गैस फोस्फीन गैस के अंदर ऐसे डिसोसिएट हो जाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन है। यहाँ पर देखो प्रूव करके दिखाता हूँ। ये तो है फास्फोरस एसिड, ये है फोस्फोरिक एसिड, ठीक है, और ये क्या है फॉस्फीन गैस। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। कैसे, देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की आती है +3, कितनी आती है +3, निकाल के लिख लीजिए। फास्फोरस एसिड में आती है फास्फोरिक एसिड में +5 और फॉस्फीन में 3 हाइड्रोजन पे +3, तो फास्फोरस का आएगा -3। तो देखो एक बार +3 से +5 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, एक बार +3 से -3 में जा रहा है तो रिडक्शन। तो सिंगल एलिमेंट, दैट इज सिंगल एलिमेंट इज फास्फोरस, इट इज अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। So that's why this is disproportionation reaction. So when H3PO3 phosphorus acid is heated, it undergo disproportionation reaction and it forms two product, phosphoric acid as well as phosphine। ठीक है, ध्यान रखेंगे रिएक्शन को। और सिंपली बैलेंस करना सिखा देता हूँ आपको। बैलेंसिंग करना क्या होगा, देखो बैलेंसिंग करना बड़ा आसान ट्रिक है। यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं 3, यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 वाले को 4 से और 4 वाले को 3 से, अपने आप बैलेंस होगी पूरी रिएक्शन। देखो कितने फास्फोरस हो गए 4, तो 3 फास्फोरस दे रहे, 1 फास्फोरस दे रहे। हाइड्रोजन कितने 9 और 3 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 12, हो गए। अब क्वेश्चन पुटअप होता है, आपसे मैं पूछ लूं इस रिएक्शन में फास्फोरस का इक्विवेलेंट वेट बताओ। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस इन दिस रिएक्शन। और एटॉमिक वेट सबको पता होना चाहिए, फास्फोरस का 31 होता है, फास्फोरस होता है 15 31 होता है ना। चलिए अब निकालते हैं। अब मैं निकाला, इसके दो रिएक्शन बना लो फिर से। H3PO3 एक तो जा रहा है H3PO4 में जा रहा है ना, और एक H3PO3 एक जा रहा है फॉस्फीन में। किस में जा रहा है फॉस्फीन में। भाई इसमें तो +3 से किस में जा रहा है +5 में। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक फास्फोरस है, इसमें एक फास्फोरस है, तो +3 से +5 में जा रहा है। कितने का चेंज है 2 का। तो ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीडेशन में एन फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया। और फास्फोरस +3 से यहाँ पर किस में जा रहा है -3 में, तो भाई +3 से -3 में जा रहा है, तो रिडक्शन के दौरान एन फैक्टर 6 आएगा, क्योंकि +3 से -3 में जा रहा है। आ गया, तो कर दो भाई, कितना इजी फंडा है मेरा, समझ में आ गया। इक्विवेलेंट वेट निकाल लो किसका, ओवरऑल रिएक्शन का। तो इक्विवेलेंट वेट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन कितना आएगा A/2, भाई एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, ऑक्सीडेशन में कितना है 2 प्लस
एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर, रिडक्शन में कितना है 6, एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया, 3a प्लस a कितना आया 4a बाई 6, एक वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू एक वैल्यू 31 डिवाइड बाई 6 कर दे, ये 2 पे गया, ये 3 पे गया, करती दूनी 62, तो 62/3 इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। भाई साहब इतने इजी फंडामेंटल है मेरे पास आपके सामने, इतनी जल्दी शॉर्ट ट्रिक के दौरान देखो कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया एक इक्विवेलेंट वेट निकालने का डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में। दो पार्ट बना लेना, 2 पार्ट बनाते ही सीधा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम, ठीक है, छोटा सा लेक्चर था हमारा ये कि हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ड्यूरिंग डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। दिस इज एनडीएस सर ट्रिक, और आपको अच्छी लगी तो सर के साथ शेयर कीजिए और लोगों को निकालना सिखाइए कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कैसे जल्दी से जल्दी निकाल पाते हैं, ठीक है। तो और इस लेक्चर में हम कुछ 1-2 पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डिस्कशन क्या होगा उसके बारे में, जैसे कुछ रिएक्शंस और होती हैं स्पेशल, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है ना अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्या होती है? अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे और कुछ फ्रैक्शन में भी होती है। आप जो कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, कुछ एग्जांपल आपको सामने देता हूं। एग्जांपल है जैसे मेरे पास एक है, और ये एग्जांपल मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि भाई ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी मेंशन है, चाहे बुक उठा के देख लेना, एनसीईआरटी मेंशन है, और एनसीईआरटी का फोकस है जेईई मेंस और नीट, एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी। एक एग्जांपल है C3O2, एक एग्जांपल है Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। भाई ट्राइब्रोमो 3 ब्रोमीन है और 8 ऑक्सीजन है, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड कहते हैं इसको। और एक है टेट्राथायोनिक सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6 Na2S4O6। यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है इस रिएक्शन के अंदर, इस कंपाउंड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, इस कंपाउंड में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन। बता दीजिए कैसे बताओगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पूछी है? सल्फर की, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ये आपके 3 क्वेश्चन है, ये तीनों कंपाउंड एनसीईआरटी मेंशन है। पहले बता देता हूं, इस कंपाउंड का नाम है कार्बन सुबॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन सुबॉक्साइड कहते हैं इसको। इस कंपाउंड के अंदर क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, कई बार क्या होता है स्ट्रक्चर के बिना निकल नहीं पाती, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं आपको इस लेक्चर में कुछ स्पेशल यही बताता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स की कौन कौन सी आती है। देखो C3O2, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होती है O C C C और O, ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। इसमें जो टर्मिनल कार्बन है ना, कौन से कार्बन? टर्मिनल कार्बन। इन टर्मिनल कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +2 होती है, और मिडल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ये बातें आपको याद रखनी है मेरे भाई। जो कार्बन टर्मिनल है ना, टर्मिनल, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और मिडल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। तो देखो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट तो टोटल 3 कार्बन की कितनी है? 4। मान लो मैं एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लेता हूं, तो 3 की कितनी आएगी? 3x। 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -4 = 0। तो x कम्स आउट टू बी कितना आएगा? 4/3। अगर यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे ना कार्बन की इस कंपाउंड में, तो x/3 आएगी। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपसे पूछ ले इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर में मिडल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? वो 0 है। टर्मिनल कार्बन की कितनी है? +2 और मिडल कार्बन की 0। तो लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो आपको याद रखनी है कितनी होती है? 4/3। और इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था कि इस कंपाउंड में कार्बन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया क्वेश्चन कि इन दिस कंपाउंड कार्बन एग्जिस्ट इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मोस्टली बच्चे सोचते हैं सर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 होती है, लेकिन नहीं, इसमें 3 कार्बन में से एक कार्बन की +2 है, एक की 0 है और तीसरे की +2 है। तो ऐसे साइज में ऑप्शन मिलेगा, या ऑप्शन ऐसे मिल सकता है +2 और 0, दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो +2 या 0। अब +2 0 +2 +2 0 +2, समझ में आ गया? तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब अगला देखो Br3O8 के अंदर
3 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, 8 ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -16, एक ब्रोमीन पे x, तो 3x - 16 = 0। भाई 3 ब्रोमीन पे 3x, ऑक्सीजन पे -16 कितना आएगा, x कम्स आउट टू बी 16/3। अगर इस कंपाउंड में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो कितनी है, 16/3 है। लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल ब्रोमीन की पूछ ले तो इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर मेरे भाई देख लो कैसे बनती है। इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनती है, 3 ब्रोमीन तो लगा दीजिए लीनियर, ठीक है, 3 ऑक्सीजन तो आते हैं इस कंपाउंड पे, 2 ऑक्सीजन आते हैं मिडल वाले ब्रोमीन पे, और 3 आते हैं फिर से टर्मिनल पे। तो 8 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन आते हैं इस टर्मिनल का ब्रोमीन पे, 3 ऑक्सीजन आते हैं इस टर्मिनल ब्रोमीन पे, और 2 ऑक्सीजन आते हैं इस टर्मिनल ब्रोमीन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Br3O8 के अंदर ब्रोमीन की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं। टर्मिनल ब्रोमीन की तो होती है +6+6, कितनी, +6+6, और मिडल वाले ब्रोमीन की होती है +4। तो तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्या है, जो तीनों लाइन में होते हैं Br और Br, तो ध्यान रखना +6 +4 +6, तो +6 +4 +6 ऐसे ऑप्शन आपको मिलेगा। तीनों ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं, तो +6 +4 +6 होती है, तो 16 हो गए टोटल, 3 का 16 है, तो एक के खाते में कितना आएगा, 16/3 आएगा। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ट्राई ब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड में ब्रोमीन की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, और अकेले की कितनी आएगी, 16/3 आएगी। दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला डिस्कस कीजिए, लास्ट बताइए, Na2S4O6, इसमें बता देता हूं, देखो सल्फर की निकालनी है ना, किसकी निकालनी है, सल्फर की, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, x, भाई 2 सोडियम में +2, सल्फर की x, तो 4 सल्फर की कितनी हो गई, 4x, और 6 ऑक्सीजन का कितना होता है, -12 = 0, तो 4x कम्स आउट टू बी 10, कितना आ गया, 10, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 2.5, फिर फ्रैक्शन में आ गई। मतलब यहाँ पर इस कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2.5, अगर पूरे कंपाउंड में पूछे तो। लेकिन इंडिविजुअल चेक करो तो कैसे आएगी, इंडिविजुअल देखो, इंडिविजुअल बता देता हूं, इस कंपाउंड में ये कंपाउंड देखो ऐसे ब्रेक कर लो, 2Na पॉजिटिव, ठीक है, तो S4O6 पे कितना आएगा, 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट आयन। टेट्रा सल्फर के लिए वर्ड कौन सा आता है, थायो, टेट्राथायोनेट आयन कहते हैं इसको। टेट्रा मींस 4, 4 सल्फर है ना, तो ऐसे ब्रेक कर लिया, तो S4O6 2 नेगेटिव के स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। तो इसमें 4 सल्फर होना लीनियर होते हैं, चारों सल्फर क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, हो गया। अब मिडल वाले सल्फर पे, कौन से वाले पे, मिडल वाले सल्फर पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और किनारे वाले सल्फर पर O नेगेटिव और O नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर बनती है, इसकी बड़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई थिंक रुकिए, एक स्ट्रक्चर आई थिंक गलत हो गई, ये होता है सल्फर 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 और सल्फर, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। और इसमें S डबल बॉन्ड O, किनारे वाले कार्बन पे S डबल बॉन्ड होते हैं, और इस पे O नेगेटिव और इस पे O नेगेटिव, ठीक है, ये बन गया देखो S4O6 2 नेगेटिव। तो टर्मिनल जो सल्फर होते हैं ना, उन पे S डबल बॉन्ड हो, मतलब सारे ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इस पे लगे होते हैं और 3 ऑक्सीजन उस पे लगे होते हैं। अब ध्यान रखना, इस वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इस वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 है। अब 2 की +5 हो गई, 10 तो यही खत्म हो गया। अब मिडल वाले की दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। टोटल 4 सल्फर की 10 थी ना, टोटल 4 सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 10 थी, ठीक है। तो +5 तो इसकी हो गई और +5 इसकी हो गई, तो मिडल सल्फर की दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब 2-3 एग्जांपल और लेता हूं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अब इस लेक्चर में 2 बातें पढ़ ली हमने, एक तो अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड की, और प्लस कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ड्यूरिंग दिस प्रोपोर्शनल रिएक्शन। इस लेक्चर को ज्यादा सेट कीजिए। अब क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, देखो CrO5, इस कंपाउंड के अंदर क्रोमियम की स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं। एक कंपाउंड पूछ लिया H2SO5, इसको कहते हैं कैरोज एसिड, क्या कहते हैं, कैरोज एसिड। एक कंपाउंड मैंने पूछ लिया H2S2O7, ओलियम के अंदर सल्फर का स्ट्रेंथ स्टेट, और एक लास्ट दे देता हूं H2S2O8, ये कंपाउंड है मार्शल्स एसिड, क्या बोलते हैं इसको, मार्शल्स एसिड,
पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये बनता। आप पहले देखो CrO5 में ऑक्सीडेशन रेट सभी गलत करेंगे, क्यों? उनको लगेगा क्रोमियम रेट +5 है, +10 है, लेकिन क्रोमियम की CrO5 की स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है ये वाली। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन तो ऐसे होते हैं जहां O बॉन्ड आ गया ना, वो पेरोक्साइड लिंकेज होती है, O बॉन्ड आ गया पेरोक्साइड, तो इन चारों की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। और जो पांचवा ऑक्सीजन होता है उसकी वो होता है डबल बॉन्ड O। क्या होता है? डबल बॉन्ड O। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो -1 -1 -1 -1 और -2, टोटल -1 कितना हो गया? -6। तो x - 6 = 0, ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू बी +6। तो CrO5 देखो, इसकी बटरफ्लाई बिल्कुल तितली जैसी स्ट्रक्चर बन गई होगी। एक इधर विंग इसका इधर है, एक विंग इधर हो गया, ये इसका माउथ टाइप हो गया। तो CrO5 की स्ट्रक्चर बनती है बटरफ्लाई शेप। क्या बोलती है इसको? बटरफ्लाई शेप, बिल्कुल तितली जैसी स्ट्रक्चर है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना कितनी आती है? +6। कैरोज एसिड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैरोज एसिड सल्फर किधर है? देखो यहाँ पर गलती क्या करते हैं बच्चे, 2 हाइड्रोजन पे 2, 5 ऑक्सीजन पे -10, तो सल्फर पे चार्ज कितना निकाल देंगे? +8। अरे सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे H2SO5 के अंदर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? +6 आती है, ठीक है। निकाल के दिखाएं, देखो इसकी स्ट्रक्चर होती है H डबल बॉन्ड O OH OH। देखो ये 2 OH आ रहे हैं, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? सल्फ्यूरिक एसिड की। ये स्ट्रक्चर है H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की। और सल्फ्यूरिक एसिड में भी सल्फर पे चार्ज कितना होता है? +6 होता है। और कैरोज एसिड, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया, इसमें 4 ऑक्सीजन है, उसमें 5 ऑक्सीजन है, तो इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिखाने के लिए ऐसे दिखा देते हैं OOH, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है। तो बात वही आती है, ऑक्सीजन पे -2, यहाँ -2, OH पे क्या होता है? -1, हाइड्रोजन पे -1, ऑक्सीजन पे -1। जहाँ O लिंकेज आ गया ना, चार्ज -1 होता है बस, ठीक है। और हाइड्रोजन पे +1। तो ओवरऑल इसको करके देखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? +6 आएगी। तो कैरोज एसिड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी होती है? +6। सल्फ्यूरिक एसिड में कितनी होती है? +6। ओलियम के अंदर निकाल के देखो जल्दी। अब यहाँ पे 2 फायदे हो रहे हैं, मैं P ब्लॉक की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ और ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल पा रहा हूँ। H2SO4 की स्ट्रक्चर होती है H डबल बॉन्ड O, और सारे सल्फर के जितने भी ऑक्सिजन एसिड है ना, सारे डाइप्रोटिक होते हैं। तो एक OH इस पे लगा दो, बिना देखे एक OH इस पे लगा दो, और H डबल बॉन्ड O। तो देखो 1 2 3 ऑक्सीजन इस पे हो गई, 3 ऑक्सीजन इस पे हो गई, एक ऑक्सीजन और बच गया, वो बीच में आ जाएगा। आगे चलो तो देखो, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड -2 -2 कितने हो गए? -8। OH पे होता है -1, OH पे होता है -1, और इस ऑक्सीजन पे कितना हो गया? -2। तो -10, और ये सल्फर कितने? -12। तो 2x - 12 = 0, x = +6। तो यहाँ पर कितनी होती है? +6। और यहाँ भी +6 से आएगी, यहाँ भी कितनी आएगी? +6। बात इतनी सी है क्योंकि यहाँ पर इकलौता क्या है? एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पर O8 कर दूं, एक ऑक्सीजन बढ़ा दूं, तो मार्शल एसिड ही बन गया, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो वर्ड जहाँ भी आ गया ना, परऑक्सो, वहां पर पेरोक्साइड लिंकेज बनेगी मेरे भाई। जैसे कैरोज एसिड में भी आता है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, वो है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। H2SO5 ये होता है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें 2 सल्फर है, उसमें 1 सल्फर था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बस इतना फर्क आएगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना, तो OOS हो जाएगा बस। अब यहाँ पे -1 कर दो, पहले बीच में क्या था? -2, अब -1 रहेगा -12, तो यहाँ पे कितने आएगी? +6। तो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे कैरोज एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे कैरोज एसिड हो, चाहे ओलियम हो, चाहे मार्शल एसिड हो, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? हमेशा +6, ठीक है। और एक एग्जांपल और देता हूं, हमेशा +6 नहीं रहती, ये भी कभी रट के बैठ जाओ। देखो H2SO3 है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें +4 आएगी, 2 हाइड्रोजन पे 2, सल्फर पे X, 3 ऑक्सीजन पे -6, तो कितना आएगा? X कम्स आउट टू बी 4। अब एक और देखो H2SO6, ये अलग है,
अब इसमें देखो 3 पढ़ चुका मैं, H2SO5, H2S2O6, H2S2O7 और H2S2O8। इन दोनों में भी कितनी है +6, इसमें भी कितनी है +6, इसमें +6 नहीं होती। देखो निकाल के दिखाते हैं। इसमें सल्फर सल्फर, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो गया। एक OH इस पे आता है, एक OH इस पे आता है। भाई होते तो सारे डाइप्रोटिक है, सल्फर के सारे ऑक्सीजन डाइप्रोटिक है, तो एक OH इस पे, एक OH इस पे। अब ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन इस पे, 3 ऑक्सीजन इस पे, ऑक्सीजन तो खत्म हो गया। अब सल्फर सल्फर बॉन्ड आता है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सल्फर का ऐसा कौन सा ऑक्सो एसिड है जिसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड आता है। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जैसे आपसे मैं कह दूं 4 कंपाउंड दे दूं, एक मैंने ले दिया H2S2O8, H2S2O7, H2S2O8 और एक कह दिया H2S2O5। ठीक है, इन चारों कंपाउंड में से सल्फर सल्फर बॉन्ड किस कंपाउंड में आता है, तो H2S2O6 में आता है। ठीक है, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर सल्फर सल्फर बॉन्ड आता है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। H2S2O8, ठीक है, O6 ध्यान रखना। अब देखो ऑक्सीजन में -2 -2 -2 -2, OH पे -1, OH पे -1, टोटल -1 देखो कितना हो गया, 10 हो गया। 2 4 6 8 9 10, तो 2x - 10 = 0, x comes out to be +5। दिस इज द अनयूजुअल चीजें हैं। H2S2O6 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। इकलौता सल्फर का ऑक्सो एसिड है जिसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड आते हैं। तो मैंने ऑक्सो एसिड की बात कर दी। देखो मैं क्या कह रहा हूं ना, आपकी ऐसी कमांड लेकर आएंगे सब्जेक्ट के ऊपर। पी ब्लॉक के अंदर स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर दी, सल्फर के ऑक्सो एसिड की भी हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सिखा दी, कुछ अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दी, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दिया। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर आपकी मास्टरी आई है तो डेफिनेटली आपकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक में मास्टरी हम लेकर आएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।